तो आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हमारा इंडिया @75 या इंडिया जो अपना 75वां आजादी का दिवस मना रहा है, खुशी का साल आने वाला है, हमारा 75वां साल। तो हम उसमें उसके लिए अपने जो पुराने जो हमारे लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए, साइंस के लिए इतना कुछ किया और टेक्नोलॉजी के लिए, उनको हम एक बार याद करते हुए चलेंगे ना, कैसे उन्होंने हर एक का योगदान कैसा कैसा रहा हमारे देश में। हम कितने लापरवाह रहे हैं इन लोगों को याद करने में, इस टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने में। ये भी थोड़ा सा हम इस चीज को, गलतियों को सुधारने के लिए हम इस चीज को फिर से करेंगे। तो आज जो हमारा विषय है, जो हमने महानायक, मैं कहूँगा एक बहुत, क्योंकि मैं हम पढ़ते रहते हैं इन लोगों के बारे में, पर अब जब मैं इसको डिटेल से जब देख रहा हूँ, इस सेशन की तैयारी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वास्तव में कितना बड़ा योगदान इन लोगों का रहा और कितना हमने इन नजरअंदाज किया है। तो हम इसको आज देखेंगे। आज का जो हमारा महानायक है, उसको उनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। पूरा नाम ये है, पर इनको प्यार से एस रामानुजन नाम से सब जानते हैं। ये उनका साइन है जो साइड में मैंने लगाया, ये उनका खुद का साइन ऐसा था। इनका जन्म 1887 22 दिसंबर, यानी अब अगले महीने आने वाला है। और इनकी मृत्यु सिर्फ 34 साल कुछ दिनों में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 1920 में, 26 अप्रैल 1920 में इनका देहांत भी हो गया। तो बहुत छोटी उम्र, सिर्फ 34 साल की उम्र। और 34 साल में कितना महान काम करके चले गए कि दुनिया आज भी, हम भी आज भी इनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और आज हम ये सब बैठ के इनके ऊपर पढ़ने के लिए बैठे हैं कि ये क्या इनका योगदान रहा। तो हम इनके बारे में देखेंगे। ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे हमारे देश के। इनके बारे में पहले हम जान लें कि भाई क्या, कौन थे, इन्होंने किया क्या। तो ये हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, गणित के बहुत बड़े ऐसे थे कि इनका जो, खैर उसको आगे डिटेल में हम देखेंगे। इनकी जो थ्योरम्स हैं, जो इन्होंने छोटे से समय में जो इन्होंने थ्योरम्स बनाई और जो कुछ इन्होंने स्टडी किया, जो इन्फिनिटी की, इनको बोला गया कि इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई अंत ना हो, उसका ज्ञाता थे, ये बोलते थे। इन्फिनिटी को जानने वाला व्यक्ति था ये, ऐसा बोला जाता है। इतने ज्ञानवान, इतना मैथ्स के बहुत बड़े। और इनका जन्म जो है, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887, मैंने आपको बता दिया। 1887 से आपको मैं याद दिला दूं कि उस समय हमारे देश में क्या कुछ हो रहा होगा। अंग्रेज आ चुके थे और 1857 का रिवोल्ट खत्म हो चुका था। झांसी की रानी ये सब खत्म हो चुकी थी। इंडिया जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ब्रिटिश राज के अधीन आ गया था, रानी के अधीन आ गया था। तो हम इतनी पुरानी बात कर रहे हैं। और वो समय था जबकि देखिए, उससे 2 साल पहले ही हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पहली हमारी जो कांग्रेस बनी थी, जिसमें ये आज की कांग्रेस उसी का ही हिस्सा मान लीजिए, पर उस समय सभी एक थे, है ना। उसमें कोई अलग पार्टियां नहीं थी, सिर्फ एक पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो देश की आजादी के लिए लड़ रही थी। उस वो 1885 में उसको बनाया गया था। और 1889 यानी श्रीनिवासन जी के 2 साल के बाद जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था, है ना। तो हम उस समय की बात कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कितनी पुरानी हम बात कर रहे हैं। इनका जन्म जो है, एरोड नाम की एक जगह है, एरोड। ये असल में एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे एक छोटा सा जगह है एरोड। ये चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर है। जो चेन्नई इंडिया की, ये तमिलनाडु की कैपिटल है। ये इनका जन्म अपनी नानी दादी के घर में हुआ था, है। इनकी दादी का घर जो था, ये ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। देखिए, नजरअंदाज करने की मैं आपको बात कर रहा था कि कैसे हम अपने लोगों को भूल जाते हैं। इस घर को, जहां पे इनका जन्म हुआ था, किसी को नहीं पता था। इतना पता था वहां पे ऐसी ऐसी जगह पे हुआ था, पर एग्जैक्ट घर कौन सा था किसी को नहीं पता। और पता है हमें शर्म की बात क्या है, इसको ढूंढने वाला सबसे मेन जो था, हेड था, वो था सुसुमु सुकाराई। ये जापान के प्रोफेसर थे मैथ्स के। उन्होंने इनकी किताबें पढ़ी और इतना उनको हुआ कि भाई इस महान व्यक्ति का घर मैं ढूंढूं कहाँ है। और वो ढूंढता हुआ इंडिया में आया, और उनके साथ 2-3 हमारे भारत के लोग भी मिले, जिनमें डॉक्टर एन मनी है, प्रोफेसर थे गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के एरोड के, और प्रेसिडेंट तमिलनाडु साइंस फोरम के। ये दोनों ने मिल के इस घर को ढूंढा, है ना। कितनी मतलब कमाल की बात है कि हम लोगों ने भूल ही गए कि ऐसा व्यक्ति भी तो ही था, कहीं पैदा हुआ था। तो ये 18
अलाहरी स्ट्रीट में ये घर है, इसके आगे अभी भी लिखा हुआ 18। ये अभी किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, पर ये घर जो था यहाँ पे, इस जगह पे उनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे इस घर में पैदा होने के बाद इनकी माँ उस श्रीनिवास को लेके 8 महीने तक इसी घर में रही। उसके बाद वो अपने पति के घर, जो आगे है मैं दिखाऊंगा, कुंभकोणम जगह है, कुंभकोणम जगह, ये एरोड है यहाँ पे। यहाँ इनकी दादी का घर था, यहाँ से ये आए अपने पापा के घर, ये इनका घर था कुंभकोणम नाम से। तंजौर डिस्ट्रिक्ट है, तंजौर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और ये तंजौर बड़ा फेमस है, आपको पता है, यहाँ पे बहुत मंदिर है ना। चोला एम्पायर जो किसी जमाने में था, उसकी राजधानी हुआ करती थी ये जगह। और ये यहाँ पे टेम्पल सिटी के नाम से जानी जाती है। बड़े जबरदस्त यहाँ पे मंदिर हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। और ये जो तंजौर शहर है, यहाँ पे जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, आप इसको देख सकते हैं, कावेरी नदी के किनारे पे है ना। कावेरी नदी जो है इसके उत्तर में हो गई, और दक्षिण में यहाँ छोटी सी और नदी है, वो दिखाई नहीं देती, बहुत छोटी सी हल्की सी नदी है, ट्रिब्यूटरी जिसको बोलते हैं। अरासालार नाम की एक छोटी सी नदी है, जैसे ये छोटी छोटी नदियां हैं, ऐसे ही एक नदी यहाँ पे भी आके मिलती है। तो ये इस जगह पे तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये मैंने आपको उसकी जगह बता दी। और ये जगह जो थी, इतनी उस जमाने की एक बड़ी लर्निंग की, ज्ञान की एक जगह थी। यहां तक बोला जाता है कि इसको साउथ इंडिया का कैम्ब्रिज माना जाता था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की बहुत नामी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जहाँ के बड़े बड़े लोग वहां पढ़ने जाते हैं, बड़ा ज्ञान माना जाता है उसको। किसी जमाने में जैसे हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटियां थी, हमारी खत्म हो गई, अब उस कैटेगरी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में। तो उसका कंपैरिजन में, उसकी तुलना में, ये हमारे देश में इसको काम माना गया कि ये इंडिया का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त इस जगह की वैल्यू रही है। ये बहुत बड़ा लर्निंग का सेंटर रहा है, बहुत मंदिर हैं ये सब। अब इस महान व्यक्ति का घर है ना, ये वो घर है, ये देख रहे हैं आप, ये 4 पिलर हैं, 1 2 3 4। ये छोटा सा घर खपरेल का लगा हुआ, इसके दोनों तरफ यहाँ पे एक बड़ी दुकान है, यहाँ पे भी एक बड़ी दुकान बन गई है। और इस घर को सबने छोड़ दिया, भूल गए थे सब, है ना। ऐसा कि अगर आप इसके सामने से निकल जाओ, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि भाई ये भी कोई घर है, इतना छोटा सा घर। और इस घर में रामानुजन का पूरा जन्म बीता, बचपन, है ना। ये एक उस जमाने के मध्यम वर्ग के लोगों के घर ऐसे होते थे, है ना। एक जो कि ना तो गरीब है ना अमीर है, मतलब जो काम चलाने लायक है, बस भीख नहीं मांग रहे, ऐसे टाइप के लोगों का घर इस टाइप का होता था। और इस घर के अंदर देखिए, ये एक उसके आंगन में एक छोटा सा कुआं भी है, जिसमें से पानी निकाल के, आज तो पंप है, हैंड पंप है, उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। ये एक छोटा सा कुआं था जहां से निकाल के पानी, इसी पानी को, आज भी इसमें पानी है ना। बहुत से कुएं सूख जाते हैं, पर इस कुएं की खासियत है कि अभी भी इसमें पानी है, अवेलेबल है। और अब इस घर को, जो कि सारा पगानी स्ट्रीट, सनिधि स्ट्रीट है इस गली का नाम जो था, उस गली में ये घर है इनका। और इसको बहुत लोग आए, किसी ने खरीदा, फिर दूसरे ने खरीदा, कोई ऐसे, कोई इसमें रहा, चला गया। बाद में हमारे जो प्रेसिडेंट थे भूतपूर्व, पहले जो अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने इस घर को देखा, है ना। और उन्होंने रिकॉग्नाइज करके इसको एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया, है? नहीं तो ये घर को कोई पूछता भी नहीं। कितने शर्म की बात है कि एक व्यक्ति जो 1887 में पैदा हुआ, 1920 में जिनका देहांत भी हो गया, उसको हमने रिकॉग्नाइज कब किया? 2003 में जाके, कि भाई इनका घर ये था, है? और उन्होंने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये इसको उन्होंने श्रीनिवास रामानुजन मॉन्यूमेंट इसको बना दिया गया, म्यूजियम बना दिया गया। और इसको इनॉग्रेटेड, डेडिकेटेड बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑन 20/12/2003। तो 20 दिसंबर 2003 में इसको म्यूजियम में बनाया गया और देश को सुपुर्द कर दिया गया। अब लोग टूरिस्ट आते हैं, देखने जाते हैं, हालांकि बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है अभी भी रामानुजन कौन था। अगर मैं आपसे पूछूं तो आधे से ज्यादा लोग कहेंगे हमें तो पता ही नहीं कौन था। तो ये इनके घर को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, और ये आज म्यूजियम बन गया है। अब लोग आते हैं जो इनको मैथ्स के ज्यादा जो शौकीन है, या मैथ्स जो
ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं, वो जब जानते हैं तो उनका दिल करता है एक बार जाके उस जगह को देखें, तो वो आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो ये असल में ये कंडीशन थी उस घर की। देख लीजिए अब क्या हालत हो गई थी इस घर की। इसके अगर हम इसको नहीं देखा जाता तो शायद आज कोई प्रॉपर्टी डीलर ये वो इसको घेर घार के इसको कब्जा लेते, पर शुक्र है कि ये बचा रहा और इसी कंडीशन में आज भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसी कंडीशन में इसके छपरेल और खपरेल सब वही है। इसको पेंट पांट करके दोबारा डेडिकेट कर दिया गया है? ये उस कंडीशन हो गई थी इस घर की। हमारे देश का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन है ना, सबसे महान मैथमेटिशियन इसको माना गया। और ये देखिए ये वो घर है उनका, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पिलर दिखाई दे रहे हैं और ये सामने मंदिर है इनका। ये टेम्पल के लिए फेमस है और ये मंदिर जो था यहाँ पे इसको बड़ा वो था, बार बार यहाँ पे प्रसाद खाने और ये सब यहाँ पे अक्सर जाया करता था। और इनके माँ जो थी मैं आपको बताता हूँ आगे। ये इनका पिताजी जो थे उनकी, देखो मैंने पूरा ढूंढने की कोशिश करी कहीं भी, क्योंकि इतनी पुरानी बात है। 1887 में तो रामानुजन का जन्म हुआ, उससे पहले की तो एक साधारण से व्यक्ति की कौन फोटो खींचता, नहीं तो उनकी कोई फोटो उपलब्ध नहीं मिली। पूरे मैंने खूब ढूंढा, पर वो काम करते थे एक साड़ी की शॉप में, एक सिल्क साड़ी की दुकान थी, सिल्क के वहां और कपड़े सब बिकते थे सिल्क के साथ साथ। वहां पे वो मुनीम का काम करते थे, सारा हिसाब किताब वो लिखते थे उस जगह पे। तो उनको मुश्किल से बहुत थोड़ी सैलरी मिलती थी जिससे कि वो घर चलाते थे। और ये उनकी माँ थी, है कोमलता अम्मल, कोमलता अम्मल है। अम्मल जो थे, अम्मल ये लिखते हैं शायद जैसे कुमारी हमारे यहाँ लिख देते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ है। कोमलता इनका नाम था, कोमलता अम्मल पूरा नाम हो गया। और ये इस टेम्पल में क्योंकि पैसे की कमी थी, गरीब थे, तो ज्यादा पैसा नहीं होता था, वो मुनीम जी को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे पिताजी को, तो ये मंदिर में गाना गाती थी जाके, है ना। और बाकी बचे हुए टाइम में ये कुछ 2-3 लड़के थे, 2 लड़के थे जिसका नाम मैंने लिखा है नरसिम्हन और तिरुनारायणन, ये लड़के थे 2। ये इसके बाद 2 भाई इसके भाई बहन और हुए। असल में क्या हुआ, जब श्रीनिवासन जी का जन्म हुआ उसके बाद 2 भाई बहन और हुए और उनकी होगी डेथ बहुत जल्दी, छोटे छोटी उम्र में। एक तो 3 महीने में ही डेथ होगी उसकी बहन की। उसके बाद 1898 में यानी 11 साल के बाद है, श्रीनिवासन के 11 साल के बाद दूसरा भाई बचा और एक 1904 में एक भाई हुआ। ये 2 भाई इनके बचे जो रामानुजन के साथ आज उसके बाद जीवित रहे हैं, जो उसके साथ जिनको वो देख सका अपने बाद। नहीं तो उसके जो और 2 भाई बहन हुए थे वो नहीं बच पाए हैं। कोई भाई जो था 2 हफ्ते का होकर मर गया और बहन जो थी वो 3 महीने की होकर मर गई। तो ये इनका परिवार था। तो इसका मतलब क्या हुआ, माता पिता और 3 भाई ये बचे टोटल, जिसमें श्रीनिवासन सबसे बड़े थे। और पैसे की कमी होने के कारण, क्योंकि पिताजी को सिर्फ 20 रुपए सैलरी मिलती थी उस जमाने में, सिर्फ 20 रुपए उसमें परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो जो कोमलता अम्मल थी, उनकी माँ जो थी, वो वहां के त्रिची के कुछ लड़के थे, उनको अपने घर में खाना भी खिलाती थी, रहने को भी जगह देती थी और उनसे कुछ पैसे ले लेती थी। तो पैसे के लिए वो उस तरह से थोड़ा सा अपना खर्चा निकालने के लिए इनकी माँ ऐसे करती थी, कुछ बच्चों को पढ़ाती थी, कुछ बच्चों को घर में रख लेती थी, खाना भी दे देती थी। जैसे हमारे यहाँ बोर्डिंग लॉजिंग कर देते हैं, रहो खाओ वहीं पे पढ़ो अपना और हमारे को किराया दे दो, उस टाइप से उन्होंने काम शुरू किया। और जब 1887 में तो इनका बर्थ हो गया था दिसंबर में। 1 साल के जब ये हो गए, 88 के जब हो गए, लगभग 1 साल पूरा तो नहीं हुआ, इनके पिता और इनके दादाजी इनको लेके मंदिर में गए। और वहां पे इसकी माँ जो थी ना, इनकी माँ इसको प्यार से चिन्ना स्वामी कहती थी, छोटा छोटा, चिन्ना मतलब छोटा है ना, प्यार से उसको चिन्ना स्वामी बोलती थी इसकी माँ। और इसकी माँ ने इसके पापा ने होरोस्कोप बनाया, जैसे हमारे यहाँ बनाते हैं ना कि भैया उसकी इस समय पैदा हुआ, सूरज यहाँ था, फलाना यहाँ था, वो जो बनाते हैं, वो होरोस्कोप इसका बनाया गया। तो उसमें बताया कि इसके पिता ने जब बनवाया तो वो जिसने बनाया उसने बोला कि ये बच्चा आगे चल के कुछ बड़ा करेगा। और इसकी माँ भी जो थी वो बड़ी इंटेलिजेंट लेडी थी और वो भी जानती थी ये बनाना, है ना, इसको इस होरोस्कोप को बनाना जानती थी। और उन्होंने भी
यही बताया कि ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा आगे चल के बड़ा होके, है। तो ये उनका होरोस्कोप उस जमाने का है, उसी जमाने का ओरिजिनल होरोस्कोप है, ये ढूंढ के मैंने निकाला है, पर ये हमारी भाषा में नहीं है, हम नहीं जानते क्या लिखा है, पर इतना जानते हैं कि ये। और जब ये श्रीनिवासन 5 साल के हुए तो उस समय चिकन पॉक्स की बड़ी महामारी फैली हमारे देश में, बहुत से बच्चे मर गए, बहुत सारे, और ये किसी तरह से बच गए, पर इनके मुंह पे वो चेचक के दाग रह गए जो अंत तक इनके मुंह पे गड्ढे गड्ढे से थे। ये लास्ट तक श्रीनिवासन के, रामानुजन के मुंह पे ये गड्ढे रहे, पर ये है कि ये 5 साल की उम्र में इनको चेचक हो गया था, पर ये बच गए। और जब ये 3 साल के हो गए तो इनको हमारे यहाँ जैसे डेडिकेशन करते हैं ना, वैसे इसको अक्षर अभिषेकम करके, अक्षराभ्यस्यम, यानी एक तरह से इसको एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करना, एक लर्निंग ट्री में, लर्निंग स्कूल में डालने वाली बात है। छोटे से प्राइमरी छोटे स्कूल में डाल देते हैं ना, प्ले स्कूल में, ऐसे करके कि भाई अब ये थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू करे, 3 साल का हो गया, थोड़ा ABCD लिखना शुरू कर दे, ऐसे रे। उसको अक्षराभ्यास्यम करके एक सेरेमनी होती थी, विजयदशमी के दिन उन्होंने इसको अक्टूबर 1892 में, जब ये 3 साल के हो गए, तो मंदिर में ले जाके इनके दादा ने इनका ये पढ़ाई लिखाई के लिए इंट्रोडक्शन इनका करा दिया इस मंदिर में। और ये उस जमाने की पढ़ाई ये थी, है ना, तमिल के अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश के हैं, और इनको ये रीडिंग, राइटिंग और रिथमेटिक्स, ये तीन चीजों का इनको शुरुआत करा दिया गया। अब जब ये छोटे से थोड़े से बड़े हुए, फिर इनको प्राइमरी स्कूल में डाला गया। तो ये वो प्राइमरी स्कूल है, कैंगयन प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पे उनको प्राइमरी स्कूल में डाला गया 1893 से 1897 है। 4 साल इस स्कूल में पढ़ते रहे, इस छोटे से स्कूल में, और यहाँ पे बड़े अच्छी पढ़ाई करते रहे, बड़े इंटेलिजेंट थे, पर बहुत कम बोलने वाले, बहुत चुपचाप रहने वाले, अपने में अलग रहने वाले, ज्यादा मिलने जुलने वाले नहीं, ऐसे बच्चे थे। फिर यहाँ से एग्जाम पास करने के बाद ये फर्स्ट आए उस क्लास में, है ना, उस हाँ, ये फर्स्ट आए तो इनको प्राइज मिला है। ये प्राइज, इनकी फोटो तो उस जमाने की नहीं थी, पर मैंने एक फोटो लगा दी, इनको फर्स्ट प्राइज मिला है उस स्कूल में। और ये फिर उसके बाद बहुत, वहां से ही इनका मैथ्स का जो था ना, इन्होंने टीचरों को समझ में आने लगा भाई ये बच्चा कुछ अलग ही है ना, इसकी कमाल की बात है। और इसका ये उस समय जो उसका प्राइमरी स्कूल का जो मार्क्स का सर्टिफिकेट है ना, पासिंग सर्टिफिकेट प्राइमरी एग्जामिनेशन, वो ओरिजिनल वाला है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नहीं पढ़ा जा रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। प्राइमरी एग्जामिनेशन, दिस इज टू certify that S. Ramanujan, son of Srinivas Iyengar and a pupil of the something by school, appeared in the primary examination in Kumbhakam in November 1887 and passed 97 and passed with the following subject. और यहाँ लिखा है he placed in the first class. अब ये फर्स्ट आई क्लास में, और इनको आगे पढ़ने के लिए भेज दिया गया। और जब ये उस गली में रहते थे, उस इलाके में रहते थे, बहुत सारे मंदिर थे, बहुत सारी नाटक और ऐसे ऐसे धार्मिक नाटक होते रहते थे, जैसे रामलीला हमारे यहाँ होता है, तो उसमें बड़े जाया करते थे, है ना, कहीं भी हो आसपास में 2-3 किलोमीटर इधर उधर फटाफट दौड़ के जाते थे, और देखने में बड़ा मजा आता था उनको, है ना। यही उस समय टीवी टावी तो कुछ था नहीं, यही एंटरटेनमेंट था, तो वो ऐसी जगहों पे जरूर जाते थे देखने के लिए, है, ये उनका वो रहता था। फिर ये जब स्कूल से पास हुए, छोटे प्राइमरी स्कूल से बड़े स्कूल में गए, ये टाउन हॉल स्कूल, ये वो स्कूल है कुंभकोणम में, जिसमें 1897 तक स्कूल में पढ़े, 4 साल प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद 1904 तक इस स्कूल में, जो कि प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल था, इसमें वो पढ़ने के लिए आ गए, है ना। और यहाँ पे इसके जो साथ के बच्चे थे वो सोचते थे कैसा बच्चा है, ना मिलता है, ना जुलता है, ना खेलता है, मतलब अलग ही दुनिया में लगा रहता है, पढ़ता रहता है, बोलता भी कम है, तो इसको अलग ही रखते थे। और गोल मटोल था, तो बच्चे इसको चिढ़ाते भी थे। तो ये क्या कहता था, मैं तुम्हारे ऊपर कूद जाऊंगा मोटा था, गोल मटोल था, बोलता मैं तुम्हारे ऊपर कूद के तुम्हें दबा दूंगा, मैं मोटा हूं, तुम्हारे ऊपर कूद जाऊंगा, चटनी निकाल दूंगा, ऐसे बोलता था, है। और ये जब भी प्रसाद कहीं मिलता होता तो दौड़ के जाता था प्रसाद खाने के लिए, हैं, कभी भी हो, कहीं भी हो,
जरा पता चल जाए वहां प्रसाद मिल रहा है, दौड़ के जाता था प्रसाद खाने के लिए, खूब खाने का शौक था, गोल मटोल था। और ये खिड़की, ये वो खिड़की है। देखिए आम हमारे बच्चे जो होते हैं बाहर खेलते रहते हैं, है ना, पर ये बच्चे में एक अलग खासियत थी, ये इस खिड़की के पास बैठ के बाहर देखता रहता था। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका टाइम पास था पढ़ना, पढ़ते रहना, मैथ्स को क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। इसको गिनतियों से बड़ा प्रेम था शुरू से ही, और इसका पास टाइम था उस खिड़की के पास बैठ के अपना स्कूल का काम खत्म करना, अपना वो गणित का काम करते रहना, कुछ और प्रश्न सॉल्व करते रहता। और इस उस जमाने में कॉपियां तो होती नहीं थी, थी ही तो बहुत महंगी होती थी, इतना पैसा नहीं था कि भैया इतना कॉपी इसको ला के दे दे। तो ये क्या करता था, ये अपना एक स्लेट होती है ना, जो हमारे स्कूल में हम स्लेट पहले पढ़ते थे, अब तो अब आज के बच्चों को पता भी नहीं होगा स्लेट क्या चीज है। तख्ती होती थी, जैसे तख्ती, और एक स्लेट भी होती थी उस जमाने में, है ना। तो स्लेट पे वो चौक से लिखता था, स्लेटी से, और अपनी कोनी से पोंछता था, क्योंकि उसके पास इतना कपड़ा लाऊं कहाँ लाऊं, कभी होता था कभी नहीं होता था, तो अपनी कोनी से पूछता था। तो ये बताया गया उसकी कोनी यहाँ से मतलब घिस घिस के ना एकदम जैसे गांठ सी पड़ गई थी यहाँ, वो ऐसे पोंछता था स्लेट पे, फिर लिखता था, फिर ऐसे पोंछता। तो ऐसे कर करके वो लिखता था। और ये उसकी इस तरह से इसने अपनी उसमें प्रैक्टिस करता रहता था मैथ्स की। एक बार क्या हुआ, एक मैथ्स का टीचर आया क्लास में, और वो बोलने लगा कि भैया ऐसा है, किसी भी नंबर को किसी नंबर से भाग करोगे तो उसका रिजल्ट एक ही आएगा। अगर एक को एक से करोगे तो एक ही आएगा, दो से दो को करोगे तो एक ही आएगा, तीन को तीन से करोगे तो एक ही आएगा। तो सारे बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे। श्री रामानुजन को इस बात में, अगर सर जीरो से जीरो को भाग करेंगे तब भी बच्चों को एक एक केला मिलेगा। उन्होंने बोला अगर तीन केले हैं, तीन में भाग करोगे तो एक केला सबको मिल जाएगा, है ना। दो केले हैं, एक में भाग करोगे एक एक मिल जाएगा, एक केला है एक से भाग करोगे एक को मिल जाएगा। तो उस बच्चे ने, श्री रामानुजन ने पूछा, सर अगर एक भी केला नहीं हो तो बच्चे को केला मिलेगा क्या? क्योंकि आप बोल रहे हो अगर किसी भी चीज को उसकी गिनती से भाग करोगे तो एक, उसका रिजल्ट एक ही होता है। तो उसने कहा अगर जीरो को जीरो से भाग करेंगे तो भी एक, तब तो जीरो आ जाएगा आंसर, पर आप कह रहे हो एक मिलेगा। तो टीचर भी घबरा गया, बोला ये कहाँ का बच्चा आ गया है। तो मतलब टीचर ने, उस जमाने के टीचर की भी खासियत थी, उस टीचर ने उसको धमकाया नहीं, डांटा नहीं, उसको बहुत उसको अलग से लेके गया, तुमने बहुत कमाल का प्रश्न पूछा, उसने बोला उसको बाद में। और जब वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उस क्लास में जो मैथ्स का टीचर होता था ना, उसका काम होता था टाइम टेबल बनाना, स्कूल का टाइम टेबल बनाना, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पढ़ाया जाएगा। और ये बड़ा उसका सरदर्दी थी कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ, कौन सा टीचर किस टाइम फ्री होना चाहिए, एक टीचर की दो जगह क्लास ना हो जाए, इस तरह से बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता था। तो वो ये जिम्मेदारी उस टीचर ने, मैथ्स के टीचर ने रामानुजन को दे दी, और रामानुजन चुटकी में बना के कर देता था इस काम को, है ना, फटाफट बना देता था। जब तक वो स्कूल में रहा टीचर ने उसको कभी परेशान नहीं होने दिया अपनी टीचर को, और वो एक मिनट में चार्ट बना देता था। तो उसने एक बार सोचा जब मैं ये चार्ट में टीचरों का नाम डालता हूं, अगर मैं सिर्फ नंबर डाल दूं तो क्या होगा, है। तो उसने ये चार्ट में अपने नंबर डालना शुरू कर दिया। उसने देख, जैसे ये नंबर होते हैं ना, आजकल हम सुकुडो आप खेलते हैं, वो उसी टाइप से है कि जैसे 4+3+8 करोगे तो 15 आ जाएगा। पर कोई भी नंबर दोबारा दोहराया नहीं जा रहा इसमें, है ना, कोई भी नंबर दोबारा दोहराया नहीं जा रहा। और ये सबका रिजल्ट चाहे यूं पढ़ लो, चाहे यूं पढ़ लो, चाहे यूं पढ़ लो, चाहे आड़ा पढ़ लो, तिरछा पढ़ लो, जोड़ोगे तो 15 ही आ रहा है ना। और ये उसने अपनी कॉपियों में मैजिक बॉक्स बोलता था, मैजिक स्क्वायर, इस मैजिक स्क्वायर को अपनी कॉपियों में बनाता रहता था, है ना, अलग अलग नंबर से। और उसने उस टीचरों की जगह ये बॉक्स बनाना शुरू कर दिया, और उसकी कॉपी में अक्सर हर जगह ये मैजिक स्क्वायर बना के रखता था। गिनती को तो ऐसे फटाफट कर लेता था। फिर उसने एक दिन क्या किया, उसका डेट ऑफ बर्थ जो था ना, 22 दिसंबर 1887, ये है ना, 22/12/1887, ये उसने लिखा, और उसका भी एक मैजिक बॉक्स बना दिया, मैजिक स्क्वायर। देखो आप, इसमें अलग अलग नंबर है पर सबका जोड़ 139 है ना। ये एक स्कूल का बच्चा बना रहा है, और मतलब खेल खेल में बना रहा है, शौक शौक में। मतलब टीचर हैरान होते थे कि कैसे कर रहा, मतलब गिनतियों से इतना उसको खेलता था, गिनतियों के साथ नेचुरली, स्वाभाविक रीति से। और वो बड़ा मोटा मोटा तो था ही, पर बड़ा शर्मीला था। और अपने माथे पे ये जो टीका लगा के रखता था, ये रामानुजन नहीं है, मत सोचना रामानुजन है, पर मैं टीका दिखा रहा हूँ।
ये जो तेंगालाई वन जो कास्ट है तेंगालाई, वो अपने माथे पे ये वाला मार्क लगाते हैं। और ये रामानुजन ऐसी तरह से चोटी जैसा अब दिख रहा है ऐसा नहीं था, जैसे एक सूट बूट में बैठा ऐसा नहीं था, ये ऐसे जैसे ये बच्चा है ऐसा ही रहता था, है ना। ऊपर कुछ नहीं पहनता था, ज्यादा से ज्यादा एक चादर डाल लेता था, ये मार्क लगा के रखता था, और चोटी थी उसके पास, है ना, चोटी लगा के रखता था। और बिल्कुल बिल्कुल वेजिटेरियन, बिल्कुल वैसे गोरा चिट्टा था, अच्छा था, और बहुत शर्मीला था, ज्यादा बात नहीं करता था किसी से। और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो टीचरों ने और बच्चों ने देखा कि भैया ये बड़ी बड़ी मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ऐसे सॉल्व कर देता है, और मैजिक स्क्वायर बनाता है, कैलकुलस, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब जो कॉलेज के बच्चों वाले हैं वो ये बच्चा, छोटा सा बच्चा कर लेता है और बड़े आसानी से कर लेता है। और उन्होंने कहा भाई कमाल है। और यही बच्चा आगे चल के हम देखते हैं कि 3900 से ज्यादा इसने इक्वेशन बनाई जो रामानुजन के नाम से फेमस है ना। तो ये इसकी मतलब शुरू से इतना मैथ्स में वो था। तो एक बार क्या हुआ, जब बच्चों ने देखा, कॉलेज के बच्चों ने देखा कि यार ये बच्चा इतना टैलेंटेड कैसे है, ये इतना कैसे जान रहा है, कैसे कर लेता है, तो उन्होंने कहा इसको हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं। तो अपने कॉलेज से एक बुक थी, है ना, ये थी जॉर्ज स्कूलब्रिज कार नाम की, एक मैथमेटिशियन था इंग्लैंड का, उसने ना सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे करे हुए थे, अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, है ना, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये सारे उसने किताब बनाई हुई थी। इसको बोला जाता था कार सिनॉप्सिस, कार की सिनॉप्सिस। इसने जॉर्ज स्कूलब्रिज कार की सिनॉप्सिस, ये किताब जो थी ये अपने कॉलेज से लेके आए इसको देने के लिए, भाई ये देख तेरे किस काम से उसको समझ सकता है। रामानुजन ने उस किताब को जब उसको मिला तो उसका दिल एकदम जो है ना एकदम खुशी से भर गया, है ना, और वो उसमें लग गया, वो उसके जीवन में यहां से बदलाव आया है एकदम से। अब आप सोच लीजिए कि ये बच्चा जिसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, वो इस सारे सिनॉप्सिस को खुद उसने एक एक थ्योरम को पढ़ा, सीख लिया, उसको कर करके देख लिया उसने स्लेट पे। और पर प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये वहां से इसके किताब के बाद ये पढ़ता गया, आगे चलता गया, तो फिर इसका गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, स्कूल खत्म हो गया, हाई स्कूल खत्म हो गया, अब कॉलेज में गया 1904 में। तो वहां क्या हुआ, भाई साहब मैथ्स में तो बहुत जबरदस्त थे, पर बाकी सब्जेक्ट में गोलमोल था मामला, क्योंकि उसमें इतना ध्यान नहीं दे पाए और वो उसमें फेल हो गए। आप देख रहे हैं, इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में कम से कम 70 नंबर चाहिए, आए आए उनके 38 हैं। संस्कृत में चाहिए 35 नंबर, आए 34 नंबर। मैथ्स में चाहिए थे 45 नंबर, उसमें आए 85 नंबर, डबल। तो ये इनकी स्कॉलरशिप जो कॉलेज से मिल रही थी कि भाई बड़ा अच्छा होनहार बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसको स्कॉलरशिप दे दो, है ना, इसकी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई क्योंकि फेल हो गया बेचारा, है ना। और इसकी माँ जो थी गई कॉलेज में, देखो आप ऐसा मत करो, मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसको ये सब्जेक्ट में बेशक प्रॉब्लम, पर मैथ्स तो देखो, इसके मैथ्स की एबिलिटी को देखो आप, कितना जबरदस्त है इसका हिसाब किताब, इसको आप, पर किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया और उसकी स्कॉलरशिप खो गई, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली। और उसने अपना पढ़ना भी, पढ़ाई भी उसकी छूट गई, क्योंकि पैसा देने लायक थे नहीं, पैसे की स्कूल की कॉलेज की फीस देते थे, तो उसकी वजह से इनकी पढ़ाई यहाँ बंद हो गई। फिर ये क्या हुआ 1906 में, 1904 की बात यहाँ खत्म हो गई, ये 1906 में क्या हुआ, ये वहां से चले गए, ये पेचियप्पा कॉलेज है मद्रास में, पचियप्पा कॉलेज है, ये वहां से पहली बार अपने घर से बाहर निकले, है ना, कुंभकोण से बाहर निकले, मद्रास पहुंचे, और वहां पे भी इन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोशिश करी, यहाँ पे पढ़े, 3 महीने बाद बीमार हो गए, फिर बीमार हो गए, है ना, बहुत कमजोर थे शारीरिक रीति से, गोल मटूल जरूर थे, पर क्योंकि घर में खाने को कमी थी और कुछ इतना ज्यादा खाने का शौक भी नहीं था इन्हें, और ये फिर वहां पे फिर इनको मुश्किल हो गई, ये वहां से फिर निकल गए। और ये एग्जाम जो यहाँ पे जिसमें फेल हुए थे, यहाँ पे उसी तरह से इसमें भी वो पास नहीं हो पाए, इन्होंने ओपन से भी किया फिर नहीं हो पाया। सोच लीजिए एक बच्चा जो अभी उसकी ये दशा है, जो पास नहीं हो पा रहा, कोई स्कूल उसको पढ़ाने को राजी नहीं है, कोई उसको स्कॉलरशिप देने को राजी नहीं है, और वो उसका ये हाल है। अब पर यहाँ पे इस व्यक्ति को हमें नमस्कार करना चाहिए, और हमारे जो एजुकेशन के लोग हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। ये प्रिंसिपल थे J.A. याइड्स करके,
इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश आदमी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ये बच्चा वास्तव में मैथ्स में तो इसका जवाब नहीं है, इसको मैं स्कूल में तो एडमिशन नहीं दे पाऊंगा, पर इसने इसको क्या किया, इसको फिर भी इसको स्कॉलरशिप दे दी इसको पढ़ने के लिए, कि तू मैथ से बहुत अच्छा है इसलिए मैं तेरे को स्कॉलरशिप दे देता हूँ, है ना। और इसको स्कॉलरशिप दे दी। फिर ये फिर पढ़ने लगे, पर आगे जाके बीमार हो गए, नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, इस टाइम में 1906 से 1912 के बीच में, जब ये स्कूल कॉलेज में परेशानियां चल रही थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी इनके पास कोई इनको समझने वाला नहीं था, कोई इनकी हेल्प करने वाला नहीं था, इन्होंने जो भी पढ़ते थे, जो भी चीजें लिखते थे, जो भी नई चीज ढूंढते थे मैथ्स में, उसको ये कॉपियों में लिख लेते थे अपनी। ये 3 नोटबुक इन्होंने बना के रखी और ये इनका खजाना था। जहां भी जाते थे, किसी को दिखाना होता था, मेरे अपनी ये किताबें आप मेरी ये किताब देखिए, आप इनको देखिए कैसा मैंने किया है, आप इसको पढ़ के देखिए मैंने ये किया है। पर कोई बेचारे का इतना ध्यान नहीं दे रहा था, है ना। पर फिर इन्होंने क्या किया, क्योंकि अब सबसे घर में बड़े बच्चे थे, घर वालों को उम्मीद थी कि कुछ कमा के लाएगा, कुछ करेगा तो घर में खाना वाना मिलेगा, खर्चा चलेगा, बाप की कमाई इतनी है नहीं। तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि नौकरी कोई दे नहीं रहा, पढ़ाई पूरी हो नहीं पा रही, कॉलेज में पूरा कर नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है, और उनको बहुत पूरे कम में फेमस हो गया वो। और उनको सब मैथ्स पढ़ने के लिए, खासकर पेपर के टाइम में तो लोग बच्चे इसके पास भागते थे कि साहब पढ़ाओ, हमें पढ़ा दो, हमारी सॉल्व कर दो, हमारी मदद कर दो। अब ये बात सामने आती है कि भैया इसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही थी, है ना। बहुत सारी बातें इसके बारे में लिखी है कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे थे। पहली बात तो ये था भाई, ना कोई पहचान थी, ना पॉलिटिकल इंटरेस्ट कोई जान पहचान थी, ना पापा को कोई जानता था, है ना। और दूसरी बात यह कहती, ये मिलनसार नहीं था, है ना, किसी से मिलता नहीं था, जो अपना चुपचाप रहने वाला बच्चा था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, और जो पढ़ा भी था उसमें उसके मार्क्स कोई खास नहीं थे, है ना, चुपचाप रहता था। और सबसे बड़ी बात, जो मैथ्स को उस टाइम ज्यादा कोई मैथ्स से तो अभी भी देखो आप सब लोग दूर ही भागते हैं, कोई एक आध होता है जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट होता है। तो बहुत से लोग इस वजह से, और सबसे बड़ी बात इसकी थी, जो ये पढ़ाता था ना, इसका दिमाग तो सुपर नेचुरल था, एकदम जबरदस्त था। पर जो आम आदमी उसको तो समझ में नहीं आएगा, ये कह देगा भाई ये ऐसे हुआ, ये उसका रिजल्ट ही आ गया, पर ये हुआ कैसे ये समझा ही नहीं पाएगा, ये एकदम से चला जाता था आगे, क्योंकि इसको ये तो अपने स्पीड से चलता था, पर जो बच्चे थे वो उसको पकड़ नहीं पाते थे। तो वहां पे भी इसकी प्रॉब्लम हो गई, और शारीरिक स्थिति से कमजोर था ही, इसलिए कोई सरकारी नौकरी, मेडिकल एग्जाम में फेल हो जाएगा। तो ये एक लड़का था वेंकटेश्वर नाम का, इसने ये अब वकील था, बाद में वकील बना, ये है ना, लॉयर बना। इसके पापा भी बड़े धनी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा भाई तुम मेरे बेटे को, इस लड़के को, जो ये अभी आप फोटो जिसकी देख रहे हैं, ये उस टाइम श्रीनिवासन से छोटा था, और श्रीनिवासन इसको पढ़ाने इसके घर जाया करता था रोज, है ना। और वो कहता है कि इसके बारे में, वो कहता है मेरी किस्मत है कि मैं ऐसे महान व्यक्ति के साथ, अब ये रिकलेक्ट करता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ, मैंने इसके साथ पढ़ा। और इसके पापा ने जब देखा, यार तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत पुअर है, तुम कैसे पढ़ाओगे, उसने कहा साहब मैं इंग्लिश मेरी जरूर कमजोर है, पर मैथ से पढ़ाते। और मैथ्स का पेपर जो है, जो लोग बच्चे 10 शीट में पूरा करेंगे, ये 4 या 3 शीट में पूरा सॉल्व करके रख देता था, बहुत छोटे में सॉल्व करता था। और यही चीज इसको सिखाता था। अब वो चलता था अपनी स्पीड से, इसको इसको वो बहुत शॉर्ट में, और एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करना सिखा देता था। तो ये बड़ा अपने आप को, इसने बाद में लिखा कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मैंने ऐसे आदमी के साथ पढ़ाई करी। और ये, है ना, और ये बहुत सारे, जब बहुत सारे बच्चे इसके पास आ जाते थे मैथ्स के पूछने, तो बताया गया कि कावेरी नदी के तट पे मट्टी पे बैठ के उंगली से बच्चों को पढ़ाता था, मट्टी के ऊपर लिख लिख के, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो इसने इस तरह से छोटा मोटा कमाना शुरू किया, और कुछ नहीं, एक चोटी, एक चद्दर, एक लुंगी पहन के बेचारा घूमता रहता था। फिर क्या हुआ, 1909 में इनकी शादी हो गई। इनकी शादी हो गई जानकी अम्मल नाम की इस लड़की से। मैंने बताया था ना, अम्मल कुमारी की तरह से आप मान सकते हो, जैसे उसका, उनकी मम्मी के नाम के आगे भी अम्मल था, इनके, मेरे को लगता है ये अम्मल शायद कुमारी के नाम से होता होगा। तो ये इनका विवाह 1909 में हो गया, इनका विवाह, ठीक है। और ये इनकी पत्नी है जानकी, जिसका नाम है। 1900 में अमल की शादी हुई। उस समय इनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी।
तो उस समय क्या होता था, शादी कर देते थे, पर लड़की अपनी माँ के घर में रहती थी। जब वो बड़ी हो जाती थी फिर वो अपने पति के घर में उसको भेजा जाता था। तो इस तरीके से इनकी शादी 9 साल की उम्र में जब जानकी थी तब इनका विवाह हो गया। और ये देखिए जानकी अब 94 साल में की होके इनका 1994 में, अभी 13 अप्रैल 1994 में इनका देहांत हुआ। ये उनकी पत्नी थी और पूरी जिंदगी इन्होंने क्या किया, ये देखिए इन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट कर लिया था, एक लड़के को अडॉप्ट कर लिया था अपना बेटा की तरह से, क्योंकि इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। तो इस बेटे को इन्होंने गोद लिया था और ये उसकी पत्नी है और ये इसको माँ बोलता है, ये इसको अपना बेटा बोलती है। ये है ये परिवार अब ये रह गया। तो ये जो हमारे रामानुजन जी थे, ये अब बेचारे इधर उधर घूम रहे थे, तो किस्मत ने इनका साथ दिया। 1910 में ये रामास्वामी अय्यर नाम के एक व्यक्ति थे जो कि डिप्टी कलेक्टर भी थे, डिप्टी कलेक्टर बन गए थे आगे चल के। ये मैथ्स के बहुत शौकीन व्यक्ति थे। तो इनके पास जब रामानुजन गए 1910 में, तो इन्होंने देखिए जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी 1907 में जो बनी, सबसे पहले इन्होंने बनाई। ये भी एक आपको जनरल नॉलेज की बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर आपसे पूछे कोई कि इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी जो बनी है वो किसने बनाई थी, तो वो है मिस्टर वी रामास्वामी अय्यर। 1907 में इन्होंने इस सोसाइटी को बनाया था। और ये इनके पास गए तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, हम तुम्हारे को एक क्लरिकल जॉब के लिए तुम्हारी बात को हम आगे भेजते हैं। तो इन्होंने इनको यहाँ पे जो इंडिया अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, मद्रास में ऑफिस था अकाउंटेंट जनरल का, वहां पे इनको 1911 में एक क्लर्क की नौकरी दे दी कि ठीक है आप यहाँ पे टेम्पररी काम करते रहो, है ना, कोई पक्की नौकरी नहीं है, आप काम करते रहो यहाँ पे। तो वहां से जब इन्होंने काम देखा बहुत अच्छा है, तो इस जो अय्यर साहब थे रामास्वामी ने, उन्होंने इन्हें रामाचंद्र राव जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे नेल्लोर के, ये व्यक्ति देखिए ये सब लोग महान व्यक्ति हैं, इनको हमें मानना चाहिए कि कैसे इन्होंने इस लड़के को जो बेरोजगार था इसके टैलेंट को समझा, है ना। तो इस व्यक्ति ने इसको अपनी जेब से पैसा देना शुरू किया, है ना, और इसको बोला कि भैया तू यहाँ काम कर। पर इसको ये बोलते रहे कि भाई तू ऐसा है, तू यहाँ से अच्छा, इसको 20 रुपए सैलरी देना शुरू किया इन्होंने अपनी जेब से, एक दान की तरह से, है ना, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी पॉकेट मनी अपने पैसे से तनख्वाह में से इसको 20 रुपए दे देते थे कि भैया तू अपना काम चलाता रहे। तो रामास्वामी जो है हमारे जो रामस्वामी यहाँ पे इस घर में आके, रामानुजन इस घर में आके रहने लगे हैं, इस छोटे से घर में किराए पे इसमें रहने लगे और यहाँ पे यहीं से जाके उस ऑफिस में अपना काम करते रहे। फिर 1911 में ये व्यक्ति था उस पोर्ट ट्रस्ट में जहां पे इनको बाद में नौकरी मिली, वो मैं आपको बताऊंगा। 1911 में इस पोर्ट ट्रस्ट के ये मैनेजर था, इसने रामानुजन की मदद करी कि ये अपने जो पेपर्स हैं जो ये दिखाता था सबको, देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, बोला इसको पब्लिश करो, इसको पब्लिश करो, तब तक तुम पब्लिश नहीं करोगे तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। तो इसने हेल्प करी और उन पेपर्स को पब्लिश कराया इन जनरल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में, उस चीज को पब्लिश करा दिया गया। जब पब्लिश कराया तो भैया इंडिया में तो एकदम हाहाकार मच गया, कमाल है, ये कौन बच्चा है ना, कौन, सब इससे मिलने के लिए आना चाहते थे, भाई ये कैसे, इतना कौन है ये, पर इसको फिर भी इतना ज्यादा मशहूर तो हो गया, पर कोई पूछा फिर भी इतना ज्यादा कोई ध्यान किसी ने नहीं दिया। 1912 में इनको मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी मिल गई क्लर्क की, है ना, अब सरकारी नौकरी मिल गई इनको। पर इनका दिल जो था इस काम में लगा नहीं, क्योंकि ये इतना देखिए ये इनकी जो इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी थी ना नौकरी के लिए, देखिए कितनी सुंदर राइटिंग है, फ्रॉम एस श्री रामानुजन अपना सम्मन हाउस तिरुचिरापल्ली, सब कुछ लिखा है। फिर उसने लिखा चीफ अकाउंटेंट पोर्ट ट्रस्ट मद्रास। मैं समझता हूं कि आपको एक वैकेंसी आपके यहाँ है और मैं चाहता हूं कि उसमें अप्लाई करूं। आई हैव पास द मैट्रिकुलेशन एग्जाम, मैंने पास कर लिया है और मैं फर्दर स्टडीज नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी थी, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे आप नौकरी दे दें, मैं आपको किसी तरह से निराश नहीं करूंगा, ऐसे करके उन्होंने चिट्ठी लिखी है। कितनी सुंदर राइटिंग है देखिए। तो जब उनको यह चिट्ठी लिखी गई तो इनको नौकरी लग गई और इन्होंने 3 रुपए किराए में एक मकान ले लिया। यहाँ इनकी पत्नी, इनकी माँ और इनकी दादी भी साथ में आके इनके साथ रहने लगी मद्रास में। पर यहाँ रहते रहते रामानुजन ने
क्या किया, एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि इनको कोई पूछ नहीं रहा था यहाँ पे। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, कैम्ब्रिज का एक प्रोफेसर थे G.H. हार्डी, है ना, इस व्यक्ति को भी सलाम है। इस व्यक्ति को उसने चिट्ठी लिखी और उसमें सारा अपने जो इन्होंने जो थ्योरम्स ढूंढी थी, जो जो काम किया था, ये सब लिख के उनको भेज दिया हार्डी जी को। हार्डी जी ने जब पढ़ा तो उसने बोला ये कोई सनकी आदमी या कोई पागल आदमी है, 120 थ्योरी भेज रहा है मेरे पास और इसका कोई सबूत इसके पास है नहीं, ऐसे ही भेज दे रहा है मुझे, पता नहीं कौन है। इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। पर उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि ये व्यक्ति जो इतना लिख रहा है, ऐसी बातें कोई आम आदमी नहीं लिख सकता, कोई अपनी तरफ से खोज खाज करके ऐसी कुछ नहीं लिख सकता, जब तक कि ये जरूर कोई एक जीनियस आदमी है, ये बहुत कोई बुद्धिमान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति है जिसने ये बातें लिखी हैं। और उन्होंने इस बात के सोचते हुए उनको वापस इंग्लैंड बुलाने का प्रयास शुरू किया। देखिए रामानुजन की हाथ की लिखी हुई चिट्ठी है जो उन्होंने लिखी थी, है ना, और वो उन्होंने लिखा कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मेरे पास खाने के लिए कमी, आई हैव फाउंड अ फ्रेंड। जब उन्होंने उसको चिट्ठी लिखी तो रामानुजन ने, तो G.H. हार्डी ने उनको रिप्लाई लिखा। तो जब रिप्लाई लिखा तो रामानुजन बहुत खुश हो गए। उन्होंने लिखा मुझे एक दोस्त मिल गया, मैं अभी आधा भूखा, भूखमरी से मरने वाला व्यक्ति हूँ, आई हैव ऑलरेडी हाफ स्टार्व्ड मैन, मतलब मैं पूरी तरह से पेट भर के खा भी नहीं खा रहा हूँ, पर आपने मेरे को दोस्त मिल गया, आपने मेरी सहायता करी, मैं आपका बहुत धन्यवाद। और उन्होंने ये करते हुए इनको लंदन बुलाने के लिए, देखिए ये वो पूरा लेटर है जो इन्होंने लिखा था, है ना, मैं 23 साल का हूं, मैंने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं मिली, मैं छोटे से स्कूल में पढ़ा हूं और मैं छोटे पार्ट टाइम में मैथ्स पढ़ाता हूं किसी किसी को, और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ करूं इसमें, मेरे पास ये मैंने चीजें, तो फिर उन्होंने जो चीजें ढूंढी थी वो लिख के भेजी। तो ऐसे करके जब उन्होंने लिखा तो हार्डी ने रामानुजन को स्कॉलरशिप दिलवाई 2 साल के लिए, है, स्कॉलरशिप दिलवाई मद्रास यूनिवर्सिटी से। और यहां से देखिए ये तो बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति थे और रामानुजन पूरा आस्तिक व्यक्ति था, वो पूरा देवी देवताओं को मानने वाला व्यक्ति था। और यहाँ पे इन दोनों का, यार अनपढ़ व्यक्ति है ना, ये एकदम 10वीं 12वीं पास है और वो प्रोफेसर है वहां पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, इसको किसी ने मैथ्स पढ़ाया नहीं आज तक, जो कुछ पढ़ा अपने आप पढ़ा है, जो कुछ ढूंढा है अपने आप ढूंढा है, किसी ने इसको कुछ नहीं कराया। यहाँ पे 2 जीनियस की मुलाकात हो गई, है ना, ये भी इंग्लैंड के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। अब जब इनको इंग्लैंड जाने की बारी आई तो ये बोले भाई मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो अगर नदी समुद्र पास कर लिया तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हिंदू धर्म में ये था कि मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पर ये प्रोफेसर E.H. नेवेले, इनको भेजा गया कि भाई इसको समझाओ जाके। इन्होंने आकर समझाया इसको कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम पढ़ा ये बेकार की बातें हैं, इन चीजों से हटो, तुम चलो। और इन्होंने समझा के इसको इंग्लैंड ले गए इस जहाज के अंदर, ये एग्जैक्ट वही जहाज है, नेवासा जहाज का नाम था। इस जहाज में बैठ के 1914, अब देख लीजिए सिर्फ 6 साल बचे हैं बेचारे की जिंदगी में, 1920 में इनका देहांत हो गया, 1914 में ये यहां से गए इंग्लैंड के लिए और रास्ता इन्होंने चुना। देखिए रामानुजन उस समय ऐसे थे, है ना, ये रामानुजन की फोटो नहीं है पर उनकी वो ऐसे दिखते होंगे, देखिए ऐसे 2 लुंगी, एक सफेद चादर, ये ऊपर चोटी, और वहां से जब जाने लगे तो ये इन्होंने अपना कोट वोट सूट और चोटी वोटी कटवाई, है ना, और प्रॉपर तरीके से जेंटलमैन बन के अपना हेयर स्टाइल चेंज किया और वहां से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। वहां पे जब हार्डी के पास पहुंचे तो हार्डी जी ने कहा भाई तुम तो पहले थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ सीखना पड़ेगा, है ना, और उनको कि भाई फॉर्मल थोड़ी सी जो मोटी मोटी जानकारी है मैथ्स की वो तुम्हें देनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक बड़े मैथमेटिशियन थे जॉन एडेंसर लिटिलवुड, इनको बोला कि भाई तुम जरा इसको थोड़ा सा पढ़ाओ लिखाओ कि कितना कहां तक इसको थोड़ा बहुत जानकारी इसको दो। तो ये पर रामानुजन ने इसकी हालत खराब कर दी, क्वेश्चन पूछ पूछ के ऐसे क्वेश्चन पूछता था, ये बेचारा जवाब ही नहीं दे पाता था क्योंकि वो तो एक जीनियस था। बेशक बेशक कि ये अनपढ़ थे पर बहुत मैथ्स के तो बहुत ज्ञानवान थे, है ना। पर तो ये अब हुआ क्या कि उसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, किस्मत खराब थी बेचारे की, लिटिलवुड को प्रथम विश्व युद्ध में जाना पड़ गया
अब इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था, हार्डी जो थे वहां अकेले रह गए, बच्चे भी कम आते थे कॉलेज में, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते थे किसी जमाने में, अब 150 बच्चे रह गए थे, कभी 700-800 बच्चे होते थे पढ़ने के लिए वहां पे। और अब यहाँ पे जो वॉर की वजह से हुआ क्या, एक तो ये वेजिटेरियन व्यक्ति था, वैसे ही सब्जी खाता था, मीट माट खाता नहीं था। अब वेजिटेबल क्योंकि लड़ाई हो रही है, सारा राशन जो है वो आगे सोल्जर्स के लिए चला जाता है, यहाँ खाने की कमी हो गई, तो इनकी सेहत जो थी ना कम होने लगी, कमजोर होने लगे। एक तो वैसे ही 2-2 दिन में एक बार खाना खाना खुद बनाते थे, दूसरे का हाथ का खाते नहीं थे, 2 दिन में एक बार खा लिया, कभी एक दिन में कुछ खा लिया, नहीं खाया ना खाया, ऐसे चलते रहे। तो इनकी जो तबीयत थी ना वो खराब होने लगी। पर एक बात इस व्यक्ति की मैं बहुत अच्छी मानता हूं, इंग्लैंड जाने से पहले इसने ये किया कि भाई मुझे 250 पाउंड स्कॉलरशिप मिलेगी, उसमें से आप मेरी माँ को 60 पाउंड हर साल पहले पहले भेज दो, हर एक साल में 60 पाउंड भेज दो, जो कि उस जमाने के लिए काफी था, है ना, उस जमाने के लिए काफी था। पाउंड, ये रुपए नहीं है, पाउंड है इंग्लैंड की करेंसी। और इस तरह से अपने जो बड़े बेटे होने की जिम्मेदारी थी अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, वो रामानुजन ने पूरी करी और अपनी माँ का ध्यान करा और वो पैसे वहां भिजवाए। और यहाँ से ये यात्रा इनकी शुरू हुई। ये जो लाल एरो है इसको माता आप देखिए, यहाँ से इनकी यात्रा शुरू हुई, तमिलनाडु के यहाँ से कोलंबो आए, कोलंबो से होते हुए और इस रास्ते से होते हुए ये मेडिटेरियन सी, यहाँ से रॉक ऑफ जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर है, यहाँ से पार होके बिस्के से होके ये लंदन यहाँ पहुंचे। ठीक है, तो ये 1914 में 14 अप्रैल 1914 को इंग्लैंड पहुंच गए। ठीक है, ये लंबी यात्रा करते हुए, बड़ी तबीयत खराब हो गई थी बीच में इनकी, क्योंकि 2-3 दिन तो शिप में कोई भी जाएगा तो उल्टी होने लगती है, पर 3 दिन के बाद फिर इनको मजा आने लगा, ठीक ठाक पहुंच गए। और वहां इनको एक व्यक्ति मिला, देखिए ये भी बड़ा बड़ा जबरदस्त व्यक्ति है, प्रशांता चंदा मोहलानोबिस। ठीक है, ये हमारे देश के हैं, कलकत्ता का जो ISI है ना, इसकी स्टैब्लिशमेंट इन्होंने की थी। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस समय वहां पढ़ रहे थे, और ये श्रीनिवासन के, रामानुजन के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। क्यों? क्योंकि इनको, रामानुजन को पता नहीं था ये बिस्तर में कैसे सोना है, कि वहां का बिस्तर जो था वह बेड लगा हुआ है, कंबल लगे हुए हैं, और उसमें कैसे घुसूं, कहां से घुसूं, समझ नहीं आ रहा। इन्होंने उसको समझाया कि भैया ऐसे इसके अंदर घुसना है, ऐसे अपने आप को रजाई के अंदर डालना है और ऐसे सोना है। तो ये उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो ये बाद में ये भी रिकलेक्ट करते हैं, ये भी उनके साथ के वहां पे रहे हुए व्यक्ति थे, है? तो रामानुजन ने वहां से हर बार अपनी माँ को लिखता था चिट्ठी। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि कि रामानुजन ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी, उसकी माँ चिंता करती थी, बहुत चिंता करती थी, और रामानुजन को अपनी पत्नी को भी चिट्ठी लिखता था कि भैया मेरी पत्नी है, उसको भी चिट्ठी लिखता था, पर पत्नी कोई जवाब नहीं देती थी, कोई जवाब नहीं आया। तो बड़ा परेशान हो गया। एक बार तो ये बताया गया कि इतना निराश हो गया, सेहत भी कमजोर हो रही थी, बड़ी चिंता हो रही थी, इसको खाना नहीं हो पा रहा है, सेहत कमजोर होती जाती है, बीमार रहता था, वहां से पत्नी चिट्ठी नहीं लिख रही, माँ की चिंता है। तो एक बार तो कहते हैं कि शायद वो अपने आप को ट्रेन के आगे कटने के लिए चला गया है, पर उसको बचा लिया गया। और यहाँ पे बताते हैं हार्डी जी ने एक झूठ बोला, क्योंकि अगर कोई ऐसा इंग्लैंड में करता था तो उसको सजा मिलती थी, अरेस्ट होना था। पर हार्डी ने उसको बचाने के लिए बोला, नहीं नहीं, इसको अरेस्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसको कैम्ब्रिज का वो मिलने वाला है, वो उसमें हाउस ऑफ ऑनर्स में इसको जाने वाला है, इसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि भैया आदेश था, अगर ऐसे व्यक्ति को जिसको कैम्ब्रिज में उसको ऑनर मिलने वाला है, उसको अरेस्ट करने के लिए रानी की इजाजत चाहिए होगी। तो उन्होंने छोड़ दिया। पर उन्होंने बाद में बोला हमें पता था आप झूठ बोल रहे हो, फिर भी हमने इस लड़के को, क्योंकि ये अच्छा वो पढ़ रहा है, अच्छा ज्ञानी है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। बाद में जब रामानुजन इंडिया वापस आया है, तो उसको पता चला यहाँ सास बहू वाला चक्कर एक हो गया था। वो ये हुआ कि रामानुजन की वाइफ इनको हर हफ्ते चिट्ठी लिखती थी, और इधर से रामानुजन भी अपनी पत्नी को हर हफ्ते चिट्ठी लिखता था। पर होता क्या था, वो पत्नी जो चिट्ठी लिखती थी अपनी सास को दे देती थी कि माँ आप जो है स्टैंप लगा के पोस्ट कर देना, उसके पास तो पैसे थे नहीं बेचारी के पास। और इधर से रामानुजन जो चिट्ठी भेजता था वो उसकी माँ अपने पास रख लेती थी, वो पत्नी को नहीं देती थी उसकी। तो ना पत्नी को रामानुजन के पत्र मिले और ना पत्नी के पत्र रामानुजन को मिले। दोनों पत्र माँ अपने पास रख के बैठ गई। तो दोनों के अंदर बड़ी वो बाद में वापसी आने के बाद, फिर वो आगे आने की बात है,
पर रामानुजन ने अपनी माँ की चिंता लिखी और उसको बोला आप चिंता मत करो, वर्ल्ड वॉर 2 में मैं को कुछ नहीं होने वाला, लड़ाई बहुत दूर हो रही है, मैं बहुत दूर हूँ, सुरक्षित हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनीवे 1916 होते होते रामानुजन ने ग्रेजुएशन कर ली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और उनको बैचलर ऑफ साइंस बाय रिसर्च की डिग्री मिली, जिसको आप पीएचडी डिग्री वाज कॉल्ड अ पीएचडी फ्रॉम 1920 से इस डिग्री को पीएचडी मान लिया गया। और इन्होंने जो थीसिस लिखा कंपोजिट नंबर्स के ऊपर, है ना, 7 पेपर्स उन्होंने लिखे और इंग्लैंड में पब्लिश हुए, क्योंकि जो थीसिस करते हैं, पीएचडी करते हैं, उनको एक सिनॉप्सिस एक रिसर्च करके उसको पब्लिश करना पड़ता है। तो इन्होंने पब्लिश किया और ये हमारे रामानुजन जी हैं बीच में, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रामानुजन जी हैं अपने दूसरे साथियों के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। और हम इनको उस समय पे अगर देखिए, अगर आपको कहा जाए कि एक जगह प्रश्न आया था कि रामानुजन जी को जो डिग्री दी गई वो कौन सी थी, तो रामानुजन को बीए डिग्री मिली थी। उस जमाने में बीए, बीएससी नहीं बोलते थे, उसको बीए ही बोला जाता था। तो बीए डिग्री मिली थी 1916 में। हाँ, और इनको ये इनकी किताब जो थी ये इन्होंने पब्लिश करी। फिर 1918 में इनको फेलो ऑफ कैम्ब्रिज प्रोफेसिकल फिलोसफिकल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया, फेलो बना दिया गया। कितनी बड़ी बात है, 1918 में, ठीक है, याद करते जाइए, 1918 फरवरी में, ठीक है। उसके 3 दिन के बाद 21 फरवरी 1918 को इनको और भी एक बड़ा आदर मिला, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसके लिए हार्डी ने झूठ बोला था कि रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनने वाला है, इसको अरेस्ट नहीं कर सकते आप, है ना। तो ये भी एक बात आती है कि हार्डी ने किस बात पे झूठ बोला था, ये जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो ये इसके रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के मेंबर बने। आप इससे पहले हमने सीवी रामन का भी बात करी थी, सीवी रामन भी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के मेंबर थे, ठीक है, पर सीवी रामन जी इसके बाद आए थे, ये और भी पुरानी बात है। और रामानुजन तीसरा उनको जो अवार्ड मिला, जो सबसे बड़ा उनको मेहनत के इनाम माना जाएगा, वो है ट्रिनिटी कॉलेज की का फेलोशिप बना, इसको सिलेक्टेड एज ए ट्रिनिटी कॉलेज फेलोशिप का, यहाँ का भी उसको सदस्य मान लिया गया। ट्रिनिटी कॉलेज इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा नामी कॉलेज है। और वहां से क्या हुआ, इनको 6 साल के लिए 250 पाउंड हर साल फेलोशिप का इसको तनख्वाह मिलने की बात आ गई कि हर साल आपको 250 पाउंड तनख्वाह मिला करेगी, चाहे आप कुछ करें, कोई ड्यूटी करें चाहे ना करें, कोई इसमें शर्त नहीं है, आपको हर साल ये मिलता रहेगा, क्योंकि आप इसके फेलो बन गए हैं ट्रिनिटी कॉलेज के। और यहाँ से इसकी जो थी आर्थिक थोड़ी स्थिति ठीक होने लगी, घर भी भेजने लगे और वहां पे रिसर्च करते रहे। पर रिसर्च करते, अब देखिए ये जो ट्रिनिटी कॉलेज के मेंबरशिप है ना, ये रॉयल्स इसके जो ये जो थे, ये दूसरे नंबर के थे ट्रिनिटी कॉलेज के फेलोशिप जिनको मिली थी। अगर आपसे बोले पहला भारतीय कौन था जिसको ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप मिली, तो वो ये हैं, अर्दसीर करसेत जी, पारसी व्यक्ति हैं। ये शिप बिल्डिंग में, बॉम्बे के रहने वाले थे, शिप बिल्डिंग जो जहाज बनाने वाले जो काम था उसके मास्टर थे। गैस लाइटिंग, गैस से किसी चीज को जलाना, सिविंग मशीन, सिलाई की मशीन बनाना, और स्टीम पंपिंग ड्रिवाइन इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब इन्होंने ढूंढा था। तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। ये पहले व्यक्ति थे जिनको की फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप मिली थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है। दूसरे व्यक्ति हमारे रामानुजन जी हो गए। अब हुआ क्या, 1917 तक आते आते इनकी हालत बहुत खराब हो गई, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, और यहां हो गया कि अब ये बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, हार्डी जी ने बोला तुम ऐसा करो, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम यहाँ से वापस इंडिया चले जाओ, थोड़े दिन आराम कर लो, तुम वहां जाके ठीक ठाक हो जाओगे, तुम वापस घर चले जाओ। और उन्होंने वहां पे कॉलेज में भी बोला कि इनकी हालत ठीक नहीं है, इनको इंडिया भेजने की इजाजत दे दी जाए। तो इनको इस जहाज में बैठा के 27 फरवरी 1919 में इंग्लैंड से वापस इन्हें बॉम्बे से होते हुए इनको वापस चेन्नई मद्रास भेज दिया गया। उस समय चेन्नई नहीं था, और मद्रास नहीं था, सॉरी चेन्नई नहीं था, चेन्नई अब नाम हो गया है, उस समय मद्रास बोलते थे। तो ये वहां पे पहुंचे, और वहां पे जब ये पति पत्नी मिले तो वो उनको डांटने लगे, तुमने मेरी
चिट्ठी का जवाब नहीं दिया तो वो रोने लगी, मैं तो हर हफ्ते आप मुझे नहीं लिखते थे, मैं फिर भी आपको हर हफ्ते लिखती थी। फिर बाद में पचरा जी, तो सास जी ने गड़बड़ कर दी थी, वो देती नहीं थी, इसकी चिट्ठी उसको नहीं देती थी, वो उसकी चिट्ठी उसको नहीं देती थी। खैर जो भी अलग है, घर घर की कहानी है। फिर वो हुआ क्या, एक बड़े बीमारी में चले गए, और ऐसे पेशेंट थे दवाई खाना नहीं चाहते थे, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे को ये नहीं चाहिए। तो बहुत मुश्किल 3 महीने मद्रास में रहे, 2 महीने फिर इनको दूसरे कोडुमडी दूसरी जगह भेज दिया गया, 4 महीने दूसरी जगह कुंभकोणम अपने जगह वापस आ गए। पर इनकी जो सेहत थी वो और बिगड़ती चली गई, और अंत में उनका अंत 26 अप्रैल 1920 है ना, सिर्फ 32 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में, सिर्फ 32 साल। इतना ब्रिलियंट आदमी जिसको मैथ्स का मतलब इंडिया का मास्टर माना जाता है, सिर्फ 32 साल की उम्र में 4 महीने 4 दिन में इनकी डेथ हो गई। और जब ये इन्होंने 3,900, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, इन्होंने अपनी जो इन्होंने रिसर्च करी थी उसको कंपाइल किया गया, उसको लिखाया गया और उसको पब्लिश किया गया, और वो आज तक दुनिया इसको पढ़ती है। उसमें से कुछ के नाम है जैसे रामानुजन की थीटा फंक्शन, अब मुझे नहीं पता क्या है, मैथ्स का मैं भी बड़ा कुछ जानकार नहीं हूँ। रामानुजन थीटा फंक्शन, पार्टीशन फॉर्मूले, मॉक थीटा फंक्शंस, ये सब का आविष्कार इन्होंने किया, और लोग आज भी इसको रिसर्च करते हैं। और इनको इज्जत देने के लिए, इनका मान करने के लिए 1962 में, सोच लीजिए 1920 में देहांत हुआ, 1962 में जाके, चलो फिर भी किया तो सही, 1962 में हमारे देश ने इनके ऊपर एक स्टैंप बनाई, फर्स्ट डे कवर बनाया, है ना, किसी का आदर करना होता है तो हम किसी के ऊपर एक पोस्टेज स्टैंप बना देते हैं, है ना, किसी के लिए नाम से। तो इनका फर्स्ट डे कवर ये आप देख रहे हैं, इसमें लखनऊ के स्टैंप लगे है, रामानुजन के नाम से ये पोस्टल स्टैंप 1962 में इनके नाम से बनाई गई। और इनका बर्थडे जो 22 दिसंबर आने वाला है, 22 दिसंबर को हमारे देश में इसको नेशनल मैथमेटिक्स डे, हमारे देश का मैथमेटिक्स का दिन माना जाता है इनके बर्थडे को, है ना, कि भैया ये इतना बड़ा आदर इनको दिया गया। आखिरी सवाल इससे पहले कि हम ये खत्म करें, हमारे आज यहाँ खत्म होता है, एक प्रश्न मैं आपको छोड़ के जाना चाहता हूं, जो आप मनन करें, सोचें, है ना, खासकर वो जो एजुकेशन में हम लोग जो है, कि अगर जैसे श्रीनिवासन रामानुजन थे, ये अपने आप पढ़े थे, इनको किसी ने गणित नहीं पढ़ाया था, है ना, छोटा मोटा 10वीं क्लास तक, 8वीं 6वीं जो टीचर ने पढ़ाया, बाकी सब कुछ इन्होंने अपने आप किया। अगर आज के जमाने में जहां पे बिना मार्क्स के किसी को कोई पूछता नहीं है, आपके मार्क्स देखते हैं बस, आपको नहीं देखते आपके अंदर क्या गुण है, कितने पढ़े लिखे हो, आप क्या कर सकते हो, किस सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, किसी को मतलब नहीं है, मार्क्स देखते हैं बस। अगर यही चीज रामानुजन के साथ हो जाती तो क्या आज हमारे को रामानुजन जैसा व्यक्ति के बारे में पता चलता? कम से कम किसी ने उस जमाने में रिकॉग्नाइज किया कि रामानुजन के अंदर ये टैलेंट है, और उसकी वजह से उसको इतना प्रोत्साहन दिया, उसको इंग्लैंड बुलाया, फॉरेनर्स ने, ब्रिटिश आदमियों ने उसकी रिकॉग्नाइज किया, उसकी ज्ञान की कदर करी और उसको अपने पास बुलाया, है ना। पर क्या हम अब यहाँ पे हमारे देश में लोग हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए हमारी एजुकेशन पॉलिसीज, हम बच्चे को नापते हैं कितना नंबर लाया, इस बच्चे के अंदर क्या गुण है उससे मतलब नहीं है, किस चीज में ये अच्छा है कोई मतलब नहीं है, हमारे को सोचना चाहिए। तो हम इस प्रश्न के साथ मैं आपको यहाँ पे, हमारा सेशन खत्म होता है, सबको बाय बाय।